हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 13 Feb 2026 की फ्राइडे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ आती है, इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम कवर करते हैं। इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी, इसके साथ एक मेजर सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, जीरो टैरिफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया। यानी कि जो पीयूष गोयल है हमारे, जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा कि भारत के लिए अमेरिका को शून्य टैरिफ पर वस्त्रों का निर्यात करना संभव है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शून्य टैरिफ, यानी कि बिल्कुल ही जीरो टैरिफ रहेगा भारत पर। और जो कपड़े की वस्तु होती है, जो भी कपड़े वगैरह होता है, वो सब क्या है, निर्यात किया जाएगा। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक व्यापार समझौता किया, जिसमें क्या कहा कि अगर बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से कच्चा माल खरीदता है, उन्हें प्रोसेस करके कपड़े बनाता है और फिर अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, यानी कि जीरो टैरिफ ही रहेगा। और सामान्य रूप से अगर हम देखें तो बांग्लादेश के जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो 19% टैरिफ आज तक लगा हुआ है। मतलब 19% तक घटा दिया जा रहा है इस, लेकिन अमेरिका कच्चे माल से बने गारमेंट्स पर क्या होगा, ये शून्य टैरिफ रहेगा। यानी कि अगर अमेरिका के कच्चे माल से ये कपड़े बनाए जाते हैं तो फिर टैरिफ जो है वो जीरो होगा। इसके अलावा इससे क्या होगा, भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों को थोड़ी चिंता हुई कि जो बांग्लादेश है, अब वो भारत से जो कपास खरीदता था, अब वो क्या है, अमेरिका से कपास खरीदेगा। तो इसमें क्या होगा कि भारत जो है वो लगातार यहाँ पर पिछड़ सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों करीब 7.5 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करते हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत की भी ठीक वैसे ही सुविधा मिलने वाली है। उन्होंने ये चीज है सभी के सामने रखी, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। यानी कि अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका से कपड़ा यार्न खरीद कर उन्हें कपड़ा बनाती हैं तो और अमेरिका निर्यात करती है तो उन पर जीरो टैरिफ लगेगा। अगर हम वर्तमान में देखें, गारमेंट्स पर अमेरिका में कुल ड्यूटी कितना है, करीब 30% तक है, यानी कि काफी 30% टैरिफ लगा हुआ है, काफी ज्यादा है। लेकिन इस प्रावधान से अमेरिका कपास वाले जो उत्पाद होते हैं उनको ड्यूटी सिर्फ उनके मतलब उनकी जो टैरिफ रहेगा वो सिर्फ 3% तक रहेगा। इसके अलावा ये प्रावधान अभी जारी जो अंतरिम समझौता हुआ है उसके फ्रेमवर्क में नहीं किया गया जो ये प्रावधान है। इसके अलावा जो मतलब कि बाकी जो विपक्षी दल है या फिर और कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं इस मतलब गवर्नमेंट से, कि जो भारत के जो किसान है, यानी कि जो कपास वगैरह की खेती करते हैं, फिर वो क्या करेंगे। यानी कि अगर कपास जो है वो अमेरिका से खरीदी जाएगी भारत के द्वारा, तो फिर भारतीय किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग जो रहेंगे इसमें वो तो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका प्रभाव जो रहेगा, मतलब कि काफी ज्यादा भारतीय किसान परेशान हो रहे हैं कि अब उनकी जो उत्पाद रहेंगे या फिर उनकी जो कृषि रहेगी वो किस काम की होगी, है ना। जब भारत में ही उसकी डिमांड नहीं होगी तो और कौन सी कंट्री उसको खरीद लेगी। तो इसमें बहुत सारे अभी इस फैसले पर भी विवाद चल रहा है। ये जो अभी डील की गई है, हमारी भारत और अमेरिका की डील हुई है, इसमें भी अभी तक विवाद ही चला हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारतीय फार्मर यानी कि जो भारतीय किसान है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अमेरिका कपास के आयात से घरेलू कपास की जो डिमांड है वो कम होगी, ये तो हमें पता ही है। जब कॉटन बाहर से आएगी तो जो यहाँ भारत में जो कॉटन होती है उसकी डिमांड क्या रहेगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा पहले ही किसान जो कपास किसानों को एमएसपी की समस्या है, यानी कि पहले ही एमएसपी नहीं मिल पाता किसानों को। अब क्या होगा, अब मतलब अब ज्यादा वहां पर जो कॉटन जो है इंपोर्ट की जाएगी यूएसए से, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर कीमतें जो है वो लगातार गिर सकती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को मिले लाभ से भारत को कपास निर्यात पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो कॉटन था वो करीब मतलब कि भारत बांग्लादेश को मतलब काफी बड़ी मात्रा में जो कॉटन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जो बांग्लादेश है वो भी अमेरिका से खरीदेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ मतलब कि फायदे भी देखे जा सकते हैं, क्या कि अमेरिका की जो कपास है उसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल सीमित है। ठीक है, अमेरिकी कपास की मात्रा को हम सीमित मान सकते हैं। यानी कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूस्ड कंट्री है, यानी कि कॉटन जो है, कॉटन को खेती करता है या फिर कॉटन प्रोड्यूस करता है ये, और घरेलू मांग बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा है कि इसीलिए
जो अमेरिका से अगर हम इंपोर्ट भी करेंगे ना, फिर भी किसानों पर इतना असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा कोई कोटा नहीं है, अमेरिका की जो कपास है उस पर कोटा नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो आयात है वो सीमित रहने वाला है, क्योंकि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुख्य रूप से हमारा जो घरेलू कपास है यानी कि घरेलू कॉटन, इस पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा गोयल ने कहा कि समझौते में 90 से लेकर 95% तक जो भारतीय कृषि उत्पाद, जिसमें दूध, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, कई फल, सब्जियां, उन सभी को बाहर रखा गया। केवल जरूरी आयात वाली जो कमोडिटी है उन पर ही ये रियायतें दी गई हैं। ये किसानों के हित में है, क्योंकि इससे जो है वो हमारा टेक्सटाइल निर्यात बढ़ेगा। तो ये उनका तर्क दिया जा रहा है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा उद्योगों का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने क्या कहा है, कुछ रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में या इकोनॉमिक्स टाइम ने, तो ये जो व्यवस्था है ये कपास किसानों को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि भारतीय गारमेंट निर्यात को बढ़ावा देगी। तो ये उद्योग, जो उद्योगपति, उनका कहना है ऐसा, ठीक है। बाकी इसका आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन इसका जो विरोध है वो काफी ज्यादा मतलब किसानों के द्वारा किया जा रहा है कि वो अब क्या करेंगे, यानी कि जब बाहर से ही अमेरिका से सारा कुछ खरीदा जाएगा तो भारत की जो यहाँ पर उत्पादन होगा उसकी डिमांड कौन करेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, सीपीआई को लेकर है। ये जो नया यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें 2024 को आधार वर्ष मानते हुए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2.75% रहने का एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत में रिटेल इन्फ्लेशन को मापने का तरीका हाल ही में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और इसमें क्या है कि ये जो मतलब MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये जो है इसको जारी किया गया है। तो इसमें नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो खुदरा मुद्रास्फीति है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन, तो इसमें क्या है, उसको 2.75% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहेगी, तो ये 2.73% है, और शहरी क्षेत्रों में यानी कि अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो 2.77% है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन भी है, 2.13% तक रहेगी। ये जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा ये जो है अनुमान लगाया गया। इसके अलावा सीपीआई में इंडेक्स वैल्यू जो है यानी कि लगातार जो है सीपीआई बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखिए सीपीआई होता क्या, सीपीआई की फुल फॉर्म पता ही आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। एक तरह से हमारा ये आर्थिक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को मापता है। यानी कि ये बताता है कि जो आम लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती हैं, जरूरी चीजें, सेवाएं, जिसमें सब्जी, दाल, चावल, दूध, किराया या फिर बिजली, इसके अलावा शिक्षा, पेट्रोल, स्वास्थ्य, इन सब की कीमतें कितनी बढ़ी हैं या फिर कितनी घटी हैं। और देखिए सीपीआई काम कैसे करेगा, एक निश्चित बास्केट बनाई जाती है जिसमें सैकड़ों वस्तुओं को, सेवाओं को शामिल कर लिया जाता है। हर एक आइटम को एक वेट दिया जाता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग रहता है, और दर्शाता है कि औसत परिवार जो है अपने कुल खर्च में उस चीज पर कितना जो है खर्च, मतलब कितने प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। जैसे कि खाद्य और जो पेय पदार्थ है, पीने वाले जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं, उनका वजन जब 36.75% है, और जो किराया है उसका 17.67% है। तो ये वजन जो तय कर लिए जाते हैं। इसके अलावा हर महीने इन चीजों की कीमतें अलग अलग शहरों, गांवों से इकट्ठा की जाती है, इनकी कीमतें क्या है, प्राइस क्या है। फिर बेस ईयर के साथ उसको मापा जाता है कि बेस ईयर से लेकर आज तक, यानी कि उस आज के ईयर तक कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई। तो इसी मतलब नई सीरीज में अगर हम देखें तो आधार वर्ष है वो 2024 माना जा रहा है। इसके अलावा अगर सीपीआई बढ़ जाता है तो इट मीन्स कि महंगाई बढ़ रही है। अगर सीपीआई कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि महंगाई कम हो रही या फिर डिफ्लेशन की समस्या है। भारत में सीपीआई का महत्व क्या रहता है, तो सबसे पहले तो रिटेल इन्फ्लेशन इसमें मापी जाती है, हमने अभी देखा। इसके अलावा आरबीआई जो अपनी मौद्रिक नीति में जो 4% या फिर ±2% का जो भी उनका रेपो रेट रहता है, उसको टारगेट के लिए सीपीआई का ही इस्तेमाल करती है कि किस तरह से सीपीआई के अकॉर्डिंग कितनी रेपो रेट या फिर कितनी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का डीए जो है वो भी सीपीआई पर ही डिपेंड करता है।
इसके अलावा वेतन, पेंशन, कई अन्य आर्थिक फैसलों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर होता है। तो सीपीआई क्या होता है, ये खुदरा स्तर पर यानी कि आप और हम मिलकर जो भी दुकान से खरीदते हैं, उपभोक्ता महंगाई। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई भी एक होती है, इसमें क्या है, जो थोक होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो थोक सत्र पर रहता है, यानी कि जो व्यापारी सत्र वगैरह खरीदते हैं या फिर थोक मुद्रास्फीति जो होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह इनमें अंतर है। अब देखिए हम अपनी वापस न्यूज पे आते हैं कि ये आधार वर्ष पहले मतलब क्यों बदला गया। अब देखिए आधार वर्ष जो पहले वो 2012 होता था, लेकिन अब 2024 कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफी ज्यादा पुराना था और उसमें जो है मतलब काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। और मतलब भारतीय लोग जो थे उनके खर्चे करने की जो आदत थी वो बदली जा चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिजिटल सेवाओं की बात करें, ऑनलाइन खरीदारी की बात करें, हाउसिंग खर्च, खाने पीने का जो भी हमारा हिस्सा है वो कम होगा। इसके अलावा 2023-24 के जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसके आधार पर एक नई सीरीज जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें प्रभाव क्या रहेगा। तो 2012 में जो भी मतलब बेस ईयर था उसमें महंगाई सिर्फ 1.33% तक थी, लेकिन अब जो नई सीरीज बनाई जा रही उसमें अलग है, यानी कि उसकी तुलना आंकड़ों मतलब डायरेक्टली हम पुराने नए आंकड़ों की तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा आरबीआई के लिए भी ये अच्छी चीज है कि महंगाई फिर से उसको 2 से 6% तक टारगेट करने में यानी कि आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महंगाई नियंत्रण में दिख रही है, खास करके खाद्य कीमतें स्थिर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है वो बढ़ोतरी भी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज टू गिव एनओडी फॉर हरियाणा गवर्नमेंट्स जंगल सफारी प्रोजेक्ट इन अरावलीज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के जो जंगल सफारी प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार का, उस पर रोक लगा दी है, मंजूरी देने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस सूर्यकांत, और उन्होंने जो उनकी बेंच ने ये जो सुनवाई मतलब की है, यानी कि हरियाणा सरकार की जो याचिका दायर की गई थी उस पर यह सुनवाई हुई, यानी कि उसको खारिज कर दिया। और इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं है, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। अरावली की परिभाषा जो है मतलब अरावली की जो परिभाषा है डेफिनेशन वो क्या है, वो विशेषज्ञ ही तय करेंगे। अरावली रेंज की परिभाषा अंतिम होने तक हम किसी भी किसी को भी अरावली को नहीं छूने दें, उन्होंने ये कहा। यह मामला एक ये मामला एक बड़े मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा, इसके अलावा मतलब खास कर जो माइनिंग पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उस पर भी ये बहस अभी तक चल रही है। ठीक है, तो कोर्ट ने जंगल सफारी के उसी मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि मतलब ये जो पूरी परियोजना पूरा प्रोजेक्ट क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हरियाणा सरकार ने 2022 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की और ये गुरुग्राम, इसके अलावा नूह जिलों में अरावली पहाड़ियों में करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने का यानी कि जू पार्क बनाने का एक ये प्रोजेक्ट था। इसमें बिल्लियों के जोन जो है, इसके अलावा पक्षी पार्क रहेगा, सर्प क्षेत्र रहेगा यानी कि जहां पर सांप वगैरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, और अंडर वाटर वर्ल्ड रहेगा, इको टूरिज्म ट्रेल्स, ये सब कुछ शामिल है। शारजहां सफारी और गिर अभ्यारण्य से प्रेरित ये था, यानी कि शारजहां जो सफारी और गिर अभ्यारण्य जैसे उनके साथ मतलब मिलकर ये बनाना चाहते, उनके जैसा ही बनाना चाहते थे। बाद में सरकार ने इस क्षेत्र को घटाकर 3,000 एकड़ से ज्यादा करने का दावा किया, और उन्होंने कहा कि इसे संरक्षण आधारित इको टूरिज्म, वन्यजीव संरक्षण, रोजगार सृजन के रूप में पेश किया जाए। अब देखिए इसमें रोक क्यों लगी, क्योंकि 2025 में ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना पर अस्थायी रोक लगा दी थी। याचिका जो थी 5 रिटायर्ड भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी और एनजीओ ने दाखिल की थी याचिका। तो इनका आरोप क्या था, यह परियोजना जो है अरावली के संवेदनशील इकोसिस्टम के लिए विनाशकारी रहेगा। ये जो है वन्य जीव कॉरिडोर को यानी कि वन्य जीव जो हमारा कॉरिडोर है उसको भी ब्लॉक कर सकती है, भूजल सतह पर जो है असर डालेगी, निर्माण के
से पर्यावरण क्षति होगी और दिल्ली एनसीआर के जो हरित फेफड़े उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। उसके अलावा जो पर्यावरणीय रूप से बहुत ही ज्यादा नाजुक है। इसके अलावा कोर्ट पहले भी अरावली में माइनिंग और निर्माण पर जो है सख्त रहा है, यानी कि ठीक है। इसके अलावा परियोजना पर अभी कोई काम नहीं हो सकता है। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो अरावली की परिभाषा है, अरावली की परिभाषा आने के बाद ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो है वो मतलब कि विचार किया जाए। अब देखिए अरावली जो हमारी इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसको कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अरावली उसकी परिभाषा तय की गई कि कितने सेंटीमीटर तक जो है जो पहाड़ आते हैं या फिर जो कुछ भी उससे नीचे नीचे जितने भी पहाड़ रहेंगे उन सभी को काट कर जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो इसी तरह हाइट के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन अभी जो है तय की जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी तक इस प्रोजेक्ट पर जो है रोक लगाई गई है और इसकी जो जब परिभाषा तय की जाएगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसके बाद ही फिर इस प्रोजेक्ट का आगे कोई ना कोई फैसला आ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली लोगों के द्वारा भी आपने देखा होगा अरावली प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे अरावली को बचाने के लिए, क्योंकि अब देखिए अरावली को काटने की बात हो रही थी। इट मीन्स कि अब देखिए दिल्ली जो है वो तो पूरी तरह से मतलब पॉल्यूशन के घेरे में आ चुका है, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया अगर मान लीजिए कि अरावली को काट दिया जाता है या फिर अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, तो पूरा जो हमारा नॉर्थ इंडिया वो पूरा ही वहां पर जो है उसमें मतलब उसकी चपेट में आ सकता है, प्रदूषण की चपेट में। तो ये बहुत ही ज्यादा लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करता, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है मतलब असर पड़ता। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो है एडिटोरियल है हमारा, ये एडिटोरियल है हमारा वंदे मातरम को लेकर। आपने देखा ही होगा काफी ज्यादा इस पर विवाद चला हुआ है। वंदे मातरम इट्स 6 स्टैंजास एंड अ सेटल्ड क्वेश्चन। तो वंदे मातरम को अगर हम देखें तो जो वंदे मातरम और इसके 6 श्लोक और एक सुलझा हुआ जो प्रश्न है वो क्या है। तो ये जो एडिटोरियल है अभी 2025-26 में, यानी कि अभी 2025 से ही इस पर जो है विवाद चला आ रहा है। पहले जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको हर एक स्कूल में अनिवार्य करने की बात कही जा रही थी, यानी कि इसको मैंडेटरी किया जा रहा था। लेकिन अब फिर से जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैंडेटरी किया जा रहा है हर एक स्कूल में। अब देखिए सबसे पहले हम वंदे मातरम के जो ये जो है 28 जनवरी 2026 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक तरह से जो 6 स्टैंजास है उनको मतलब अनिवार्य कर दिया गया, उसको जरूरी कर दिया गया, हर एक स्कूल में उनको गाना अनिवार्य रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसके पहले जो 6 छंद है वो करीब मतलब उनको जो है जरूर ही मतलब गाया जाना चाहिए, उसको शामिल किया गया। अब सबसे पहले इसके इतिहास को समझे तो ये एक भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसमें इनको मतलब इसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1817 के दशक में लिखा था और मूल रूप से उनके जो उपन्यास है आनंद मठ उसमें भी इसको शामिल किया गया था। ये गीत संस्कृत और बांग्ला भाषा दोनों में मिलाकर लिखा गया था और इसका जो मूल संस्करण था वो 6 श्लोकों से होता था। स्वतंत्रता संग्राम में ये 3 क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत भी बना, लेकिन आजादी के बाद केवल इसे पहले 2 श्लोकों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अपनाया गया था। कुल मिलाकर गीत में जो मातृभूमि है यानी कि भारत माता की स्तुति की जा रही, जो कि प्रकृति शक्ति विद्या भक्ति के रूप में इसको वर्णित किया गया। हालांकि लंबे समय से ये एक विवाद रहा है कि क्या पूरा गीत गाया जाए या फिर केवल शुरुआती हिस्सा। कुछ लोग पूर्ण गीत को धार्मिक आधार पर विवादास्पद भी मानते हैं, जो कि उनके धर्म की जो धार्मिक भावनाएं उनको ठेस पहुंचाता है, क्योंकि बाद के श्लोकों में दुर्गा कमला वाणी जैसे देवी रूपों का उल्लेख किया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है अब सुलझ चुका है, क्योंकि सरकार ने पूरे संस्करण को अब अनिवार्य कर दिया गया है हर एक स्कूल में हर एक इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा नए दिशा निर्देश के केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने एक नए प्रोटोकॉल जारी किए, जिसमें वंदे मातरम के पूरे 6 श्लोकों वाला जो प्रमुख मतलब कि समारोह है, जो प्रमुख सरकारी समारोह रहेंगे उनमें इनको गाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसकी अवधि यानी कि इसका समय करीब जो है वो 3 मिनट और 10 सेकंड का है। पहले केवल 2 श्लोक गाए जाते थे, लेकिन अब पूरा गीत ही बजाना होगा या फिर गाया जाएगा। कब और कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, जो राष्ट्रीय दिवस रहते हैं हमारे, जो स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस और जितने भी ऑफिशियली डेज रहते हैं उन सभी में अगर संभव हो जाता है तो यहाँ पर दर्शक जो है वो खड़े होकर इसके साथ गा भी सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय गान जो जनमन की तरह इसको सम्मान देना होगा, खड़े रहना होगा, लेकिन टोपी या पगड़ी नहीं उतारनी ये जरूरी नहीं है।
इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना या फिर देशभक्ति की भावना को जागृत करना। तो ऐसे में मतलब सवाल उठता है कि जो लोग इसको अपने धर्म के खिलाफ, यानी कि पहले जो भी जितनी भी 2 या 4 लाइन्स है इसमें वंदे मातरम में, उसमें जो है उनके मतलब जब वो बोलते हैं या फिर गाते हैं तो इट मीन्स कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। तो इसमें खास पर्टिकुलर एक जो है हाँ, इस्लामिक धर्म की बात की जा रही है, जिसमें पर्टिकुलर इसमें जो एक समुदाय है इस्लामिक समुदाय, तो उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये गाना अनिवार्य भी है तो इसके जो भी पहले 2 श्लोक या छंद वगैरह है वो नहीं गाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें जो, यानी कि जो पूरा इसमें विवाद बना हुआ है कि जो मुस्लिम है वो सिर्फ अपने एक ही अल्लाह, एक ही रब को, यानी कि एक अल्लाह को ही मानते हैं, वो उसके अलावा किसी और की प्रशंसा या फिर स्तुति नहीं कर सकते। तो इसी वजह से, लेकिन इस गीत में जो है, इसमें जो है दुर्गा, इसके अलावा और जितनी भी हमारे जो भी यहाँ पर मतलब जो भी हमारी जो धार्मिक भावनाएं, यानी कि जो अलग अलग जो गुरु होते हैं हिंदू धर्म में अगर हम मान लें, इसके अलावा मातृभूमि यानी कि भूमि की यहाँ पर जो वंदना की जा रही, भूमि की एक तरह से पूजा या फिर एक तरह से उनको नमन किया जा रहा है। इसके अलावा मतलब कि बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। अब देखिए ये जो विवाद है लगातार यानी कि बढ़ता ही आया। यहाँ पर शुरुआत में जो विरोध हुआ था ये 1908 में किया गया था, इसका विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने तर्क दिया कि जो बाद के श्लोक है उसमें जो है देवी दुर्गा का उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इसमें जो है वो मतलब जो इस्लाम के जो एकेश्वरवाद के विरुद्ध है, यानी कि वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। उसके अलावा अगर वो अब किसी देवी पूजा मूर्ति पूजा की स्तुति करेंगे, उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट मीन्स कि वो उनके मतलब कि भावनाओं के विरोध में है। तो इसी तरह इस पर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया की थी, उन्होंने सुलझाने के लिए एक समिति बनाई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और भी वहां पर कमेटी में लोग थे। उन्होंने केवल पहले 2 श्लोक अपनाए थे। टैगोर ने कहा कि पूरा गीत जो है वो मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन पहले 2 जो श्लोक है वो राष्ट्रवादी यानी कि पूरे राष्ट्र की भावना को प्रस्तुत करते हैं और एकता बनाए रख सकते हैं। तो गांधी जी ने भी उस समय पर इस चीज का समर्थन किया था। और इसमें जो है मतलब पहले 2 छंदों को अपनाया गया था श्लोकों को, इसके बाद के जो है उनको हटा दिया गया था। इसके अलावा फिर अब अगर हम देखें तो 150वीं वर्षगांठ जो है अभी जो हुई है हमारी 150वीं वर्षगांठ, उसमें केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है और पूरे सभी एक तरह से श्लोकों को ही अनिवार्य किया गया है। तो इसमें जो है उनके द्वारा, यानी कि इसमें जो जो मतलब विपक्षी दल है या फिर जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। जो विपक्षी दल है उनके द्वारा हमारी जो मतलब राष्ट्रीय गीत है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनका कहना, हमारी जो मतलब भारत सरकार जो केंद्र सरकार है उनका कहना है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारे विपक्षी दल है उनको पता है, यानी कि उनका मानना है कि जो भारत का संविधान है उसमें सभी को जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि किसी पर कोई भी चीज को हम जो है थोप नहीं सकते, किसी पर कोई भी चीज को हम एक तरह से बंदिश के साथ लागू नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है, ठीक है, तो किसी भी मतलब बंदिश नहीं रख सकते हम किसी पर भी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है लोगों में भी, यानी कि भारत की जनता भी एक दूसरे का विरोध करे। इसके साथ ही जो हमारे दल है राजनीतिक दल उनके द्वारा भी एक दूसरे पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इन हांगकांग्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बूम, चाइनीज लैंडर्स फेस टैलेंट क्रंच टेस्ट। यानी कि हांगकांग में जो सार्वजनिक पेशकश आईपीओ की तेजी के बीच, यानी कि लगातार तेजी बढ़ रही, वहां पर चीनी ऋणदाता जो है उनकी प्रतिभा की कमी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि पिछले कुछ सालों में जो आईपीओ का बाजार था वो काफी सुस्त था, यानी कि चीन की जो टेक कंपनियां थी उस पर सरकार की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अभी जो है लगातार आईपीओ में जो बढ़ावा हो रहा है, इसलिए कई बैंकों ने डील मेकर्स स्पॉन्सर प्रिंसिपल्स को कम कर दिया था या फिर इसमें जो है छंटनी कर दी थी। इसके अलावा अचानक जो है वहां पर डील्स की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन जो वहां पर एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत ही कम है। इसके अलावा हांगकांग के जो रेगुलेटर एसएफसी यानी कि सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन, उन्होंने 2026 में
13 बैंकों को चेतावनी दी और उनके आईपीओ एप्लीकेशन में गंभीर कमियां भी बताई हैं। बहुत सारे डील्स एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टाफ और संसाधन जो है वो कम रहेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एसएफसी के ने जो सख्त नियम क्या है कि ये एक साइनिंग जो है वो प्रिंसिपल एक समय में ज्यादा से ज्यादा 6 डील्स ही हैंडल कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक टाइम पर या फिर एक समय में 6 डील्स को ही हैंडल करेगा। इसके अलावा चीनी बैंक हांगकांग जो है वो आईपीओ मार्केट में जो है दबदबा रखते हैं। पिछले साल टॉप 5 अरेंजर सभी जो है वो चीन के बैंक के ही थे, जिन्होंने कुल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा संभाला हुआ था। लेकिन अब ये जो है तेजी उनके लिए एक टेस्ट बन चुकी है। इसके अलावा नतीजा क्या हो सकता है वहां पर आईपीओ में, अगर टैलेंट की कमी होती नहीं सुधरी तो चीनी बैंकों की जो आईपीओ है वो बिजनेस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, उसका असर पड़ सकता है। डील्स वो ज्यादा से ज्यादा डील्स नहीं ले पाएंगे और क्वालिटी कम होने से रेगुलेटरी या फिर उनके पेनल्टी भी लग सकती है। इससे क्या होगा, ग्लोबल बैंक जैसे जो भी गोल्डमैन सैचेस, इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, इनको भी फायदा हो सकता है। यानी कि ये लगातार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ का सिलसिला लगातार जो है वो तेजी से चल रहा है, ये ऐसे ही जारी है। तो 2025 में हांगकांग जो था उसने दुनिया के सबसे ज्यादा फंड रेज किए थे और 2026 में भी ये सिलसिला देखा जा रहा है। लेकिन वहां पर अभी उनके जो अनुभवी लोग हैं, यानी कि जिनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चीनी कंपनियां एआई टेक अन्य सेक्टर की लिस्ट जो है उनको लिस्ट जारी की जा रही और बाजार में बहुत सारी डील्स भी आ रही हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा जो बिजनेस का मतलब ऐसी जो भी न्यूज रहती है उसका कहीं ना कहीं हमारे सभी ग्लोबल पर ही असर पड़ता है। जैसे कि चीन जो है वो अब एक ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है, यानी कि एक ग्लोबल पावर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि मतलब कि बहुत सारी हमें चुनौतियां भी देखने को मिल जाती हैं कि भारत अभी इन सभी चीजों में काफी पीछे है, तो भारत को भी जो है आगे आना होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ जो हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केरल में पाए गए लिरियोथेमिस किरलेंसिस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। हमने उस दिन किया था एक ड्रैगन की, ये एक नई प्रजाति थी और प्रारंभ में इसकी पहचान लिरियोथेल्मिक कॉर्डेंस के रूप में की, जो बाद में गलत सिद्ध हुई। इस प्रजाति में रंगों के मामले में यौन विरूपता दिखाई देती है। यह केवल अपने वयस्क रूप में पूरे वर्ष में देखा जा सकता है। तो कितने कथन इसमें सही है, इसका ए ऑप्शन आएगा, सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। ये पूरे वर्ष में नहीं देख सकते, इसको सिर्फ हम जो है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून में मई के अंत से लेकर अगस्त तक ही इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम के संदर्भ में कथनों पर विचार कर यह कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही योजना, दिशा निर्देशों तथा प्रस्ताव आमंत्रण जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में क्षमता विकसित करना, जिससे सिस्टम इंटीग्रेशन, सुरक्षा, टेक्नो इकोनॉमिक विश्लेषण, जीवन चक्र मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कौन सा कथन सही है, सी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसका एक नोडल विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा P8I विमान के अधिग्रहण के संदर्भ में, यानी कि एक डील की गई थी। बोइंग P8I मुख्य रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री निगरानी संचालन के लिए एक डिजाइन किया गया। अतिरिक्त P8I विमानों की वर्तमान खरीद में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत अनिवार्य ऑफसेट प्रावधान और तकनीकी हस्तांतरण शामिल नहीं है। यह खरीद भारत अमेरिका इंटर सरकारी समझौते के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। भारतीय नौसेना वर्तमान में आईएनएस राजली और आईएनएस हंसा से P8I विमान संचालित करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपने बताना कौन सा इसमें कथन सही है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा गलत क्यों है, तो इसमें जो है यह खरीद जो है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत संसाधित की जा रही है, जिसमें अंतर सरकारी समझौते के लिए ऑफसेट संबंधी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप इस समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन के प्रावधान जो है वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि दूसरा इसमें स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षीय गति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। दो खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कक्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। एक समान वृत्ताकार गति में कोई पिंड त्वरण का अनुभव करता है यदि उसकी गति स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में कोई ग्रह जड़त्व के कारण वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहेगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला और दूसरा, यानी कि ये जो है
मतलब कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी नहीं है, तो जड़ता के कारण सीधी रेखा में गति करेगा कोई भी जो ग्रह रहेगा वो वृत्ताकार में नहीं घूमेगा, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत हो जाता है और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, पहला और दूसरा। तो ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके साथ में हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस कवर किए जो कि करंट अफेयर्स के, ऐसे न्यूज में मतलब जो भी आते रहते करंट अफेयर की न्यूज, और उसके अलावा जो एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।